नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। भौतिक प्रदेश के बारे में बात चल रही थी और पिछले वाले चैप्टर में अपन ने भौतिक प्रदेश के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस किस व्यक्ति ने किस प्रकार से किया है, कितने भागों में बांटा है। हमने ऋषि मिश्रा जी के अनुसार उनका वर्गीकरण देखा, अपन ने प्रोफेसर तिवारी के अनुसार, सक्सेना जी के अनुसार देखा, डॉक्टर रामलोचन जी के अनुसार देखा। उनका वर्गीकरण देख करके और उनके उपभूभागों में बांटा अपन ने, उनको बांट करके उनका विस्तार से अध्ययन किया। आज के भौतिक प्रदेश के भाग 2 के अंदर हम जितने भी भौतिक प्रदेशों को बांटा था उन भौतिक प्रदेशों का विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब करते हैं पहले भौतिक प्रदेश की हम बात। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो, थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम जाना जाता है थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। देखो, इस प्रदेश को थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रदेश है इसको हम किस नाम जानते हैं? थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं इसकी जो उत्पत्ति हुई थी नूतन महाकल्प के चौथे युग के जो प्लेस्टोनिस जो युग काल होता है उसके अंदर इसकी क्या होती, उत्पत्ति हुई थी। बात करते हैं ये किसका अवशेष माना जाता है? तो ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है? ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। अब बात करते हैं इसे 33 सागर का अवशेष क्यों मानते हैं, अपने पास में क्या प्रमाण है इसे कि ये 33 सागर का अवशेष है। किस प्रकार से आप सिद्ध करोगे कि ये किसका अवशेष माना गया है? 33 सागर का अवशेष माना गया है। देखो, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मछली के कंकाल पाए गए हैं। जुरासिक काल की जो वनस्पति जात है उन वनस्पति जात के अवशेष पाए गए हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि यहाँ की जो लूनी नदी है, कौन सी नदी है? लूनी नदी। ठीक है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और जब अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है तो वहां से निकलते हुए ये जब आगे की तरफ आती है तो उस समय इसका पानी तो मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा में आते हैं इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। क्यों हो जाता है खारा? क्योंकि जो समुद्री भूभाग पहले था उस समुद्री भूभाग का जो पानी था वो पानी तो चला गया कहाँ पे? अरब सागर में। क्योंकि वो जाकर के इस प्रकार से टकराया तो कुछ भूभाग ऊपर उठा, कुछ भूभाग कहाँ चला गया? नीचे चला गया था और इसका ढाल इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से हो जाने के कारण धीरे धीरे जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रही तो पानी की जो नमी की मात्रा थी वो नमी की मात्रा तो सूख करके कहाँ चली गई? वायुमंडल चली गई। और अरावली पर्वतमाला जो थी वो वर्षा के रोकने के अंदर सहायक नहीं थी। इस कारण से वहां पर लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रही और जो मिट्टी थी वो मिट्टी कैसे होती रही? शुष्क होती रही। लेकिन उस मिट्टी में लवण की मात्रा थी, वो लवण की मात्रा अभी भी क्या है? विद्यमान। जैसे ही लूनी नदी बालोतरा के पास में आती है और वहां पे आते ही 33 सागर का जो भूभाग है, अवशेष है, उसके अंदर जब उसका पानी पहुंचता है तो उस लवण की मात्रा जो है वो इस पानी के अंदर क्या हो जाती है? मिल जाती है। जैसे जो लवण की मात्रा इसमें मिल जाती है तो वो पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि इस नदी का पानी जो खारा हुआ है वह है किसके कारण हुआ है? कि 33 सागर का जो अवशेष की जो भूमि थी उस अवशेष की भूमि में अभी भी किसकी मात्रा पाई जाती है? लवण की मात्रा पाई जाती है। दूसरा देखते हैं वहां जुरासिक काल की जो अपने को वनस्पति मिल रही है वो वनस्पति जो मिली वो समुद्र के अवशेषों को बताती है। व्हेल मछली के कंकाल मिले हैं, वो समुद्रों में पाए जाते थे। वही कंकाल कहाँ मिले? यहाँ पे मिले कुलधरा गांव के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो थार का मरुस्थल है ये देश के 4 राज्यों में फैला हुआ। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में फैला हुआ। बात करते हैं तो पंजाब में फैला हुआ, हरियाणा में फैला हुआ, राजस्थान में फैला हुआ, कहाँ फैला हुआ है? गुजरात के अंदर मुख्य रूप से फैला हुआ।
आगे बात करते हैं, थार का जो मरुस्थल है का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में स्थित है। अगर विस्तार की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहाँ पे स्थित है? अपने राजस्थान में स्थित है। और न्यूनतम जो विस्तार वो कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। वैसे अगर दो देशों की बात कर लेते हैं कि थार का मरुस्थल है कितने देशों में फैला हुआ? तो दो देशों में फैला हुआ। कितने देशों में फैला हुआ? दो। एक तो भारत में और एक कहाँ फैला हुआ है? पाकिस्तान में। ठीक है, फिर भारत की बात करते हैं तो भारत में कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में फैला हुआ है। सर्वाधिक पूछ ले कि सर्वाधिक किस जगह पे फैला हुआ है? कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है। न्यूनतम पूछ ले भारत में तो कहाँ फैला हुआ है? हरियाणा में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं, इस मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये जो मरुस्थल है इसका जो ढाल था वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखो अगर बात करते हैं, ये अपना हो गया, ये 25 सेंटीमीटर से मरुस्थल रेखा हो गई, अपनी अरावली पर्वतमाला हो गई। इस अरावली पर्वतमाला के इधर पश्चिम में अपना कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। ये इसका उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और क्या हो गया? पश्चिम। तो देखो इसका ढाल उत्तर पूर्व से ये उसका उत्तर, ये इसका पूर्व, उत्तर पूर्व से किधर की ओर है? दक्षिण पश्चिम की ओर। मतलब इसका ढाल किधर की ओर है? इस ओर। उत्तर पूर्व से इसका ढाल है किसकी ओर है? दक्षिण पश्चिम के। उसके क्या पाया जाता है? ढाल पाया जाता है। और यहाँ की जो नदी है नदी वो कच्छ के रन के अंदर जाके अपना क्या करती है? जल विसर्जित करती है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि इस सेक्टर में जो नदियाँ होती है वो नदियाँ अपना जल जो होती है वो किधर को लेके आती है? अरब सागर को लेके आती है, लेकिन बीच में क्या जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसके ढाल की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका क्या पाया जाता है? ढाल पाया जाता है। आगे बात करते हैं, इस जो मरुस्थल है इसकी जो चट्टान जो है वो चट्टान किससे बनी हुई है? औषधि चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। कौन सी चट्टानों पाई जाती है? औषधि चट्टानों की पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। देखो औषधि चट्टानों किससे कि जब नदी द्वारा जो अवसाद लेके आते हैं वह अवसाद धीरे धीरे समुद्र के पेंदे में जमा होते जाते हैं। जब फिर वो किसी खड्डे में जमा होगा तो मैदानी भूभाग बनेगा। जब वो जमा होता जाएगा इस प्रकार से तो उच्च ताप और दाब के कारण वो किसका रूप ले लेगा? चट्टान का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? चट्टान का रूप ले लेगा। और वो परतों के रूप में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये जो चट्टान है ये चट्टान कौन सी कहलाती है? औषधि चट्टान कहलाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं, इस चट्टानों में इस क्षेत्र में जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म खनिज कैसे कहते हैं? ऐसे खनिज जो जीवों के अवशेष से बने हो। ऐसे खनिज जो किससे बने हो? किसी न किसी जीवों के अवशेष से बने हो, वह खनिज क्या कहलाते हैं? जीवाश्म खनिज कहलाते हैं। अब देखो जीवाश्म खनिज के अंतर्गत किसी कौन सा? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए और प्राकृतिक गैस हो गए, ये सभी क्या कहलाते हैं? अपने जीवाश्म खनिज कहलाते हैं। देखो जीवाश्म खनिज कैसे होते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी थी उसकी उथल पुथल होने की क्रिया के कारण है या समुद्री जीव जंतु जो होते हैं उससे वो जो है अंदर की ओर क्या जाते हैं? जम जाते हैं। जैसे नदी पानी लेके आती है तो अपने साथ में ऐसे तो है नहीं ना कुछ भूभाग के अंदर कोई पेड़ पौधे लेके आ गए, जीवों का अलग लेके चले गए, नहीं। उस पानी की जो लेके आने की जो क्रिया थी, जब नदी की उत्पत्ति हुई थी, नदी बनी थी, उस समय नदियां जो थी वो युवा अवस्था में बहती थी और उनकी बहने की जो गति थी वो बहुत तेज थी। तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, उनको सबको बहा करके वो कहाँ पे लेके आती थी? उस समुद्र के अंदर लेके आ जाती थी, या किसी भी गड्ढा है मैदानी भूभाग वहां पे लेके आती थी। वो क्या करती थी? जमा। जैसे कि कुछ वो नदी है या अवसाद लेके आ रही है, जैसे कि ये नदी है अवसाद लेके आ रही है, यहाँ पे अवसाद जमा करती है, इसके अंदर जीव जंतु है वो भी जमा हो गए। या फिर यह घटना हो सकती है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति होने के बाद में लाखों करोड़ों वर्ष बाद में क्या हुआ कि पृथ्वी का उलट हुआ, तो जीव जंतु थे वो जीव जंतु कहाँ की ओर दब गए? नीचे की ओर दब गए। नीचे की ओर दबने के कारण उच्च ताप व दाब के कारण हवा थी नीचे जो थी भूमि के अंदर जो दब गए थे वहां पे किसी प्रकार की हवा नहीं थी। तो उच्च ताप व दाब के कारण उनकी जो वसा थी ये वसा पिघल करके और किसका रूप ले लेती है? पेट्रोलियम पदार्थ का रूप ले लेती है। और जो अपने पेड़ पौधे थे
वो पेड़ पौधे उच्च ताप व दाब के कारण किसका रूप ले लेते हैं? कोयले का रूप ले लेते हैं। जब ये जो वसा अपनी पिघली थी, पिघलने के बाद सड़ी थी तो उसकी जो बदबू थी वो बदबू बाहर तो निकलेगी ना, वो बदबू अंदर तो रहेगी ना, परतों के अंदर जमे रहेगी। तो वो जो बदबू थी वो बदबू क्या कहलाए? प्राकृतिक गैस कहलाए। कौन सी गैस कहलाए? प्राकृतिक गैस। इस प्रकार से जो जीवाश्म खनिज है उसमें क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। क्लियर? आगे बात करते हैं इस क्षेत्र में परंपरागत और गैर परंपरागत, इसमें परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं। और इनके भंडार पाए जाने के कारण ही रथार के मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। विश्व कौन सा ग्रह कहते हैं? शक्ति ग्रह भी कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, भूगर्भीय ऊर्जा हो गई आदि जो है यहाँ पे इसमें अत्यधिक क्या पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। जब इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुद्भिद या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये जो वनस्पति है इनकी पत्तियां क्या होती है? छोटी होती है और जड़ें जो होती है अत्यधिक गहराई तक रहती है, क्योंकि यहाँ का जो पानी का जलस्तर है वो कहाँ तक है? गहराई तक है। इसलिए वो पानी को सोखने के लिए अपनी जड़ें जो रहती है वो नीचे तक जाती है और वो जड़ें जो रहती है क्या रहती है? अत्यधिक गहराई पर रहती है। आगे बात करते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, इसलिए यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उनकी जो पत्तियां होती है कैसी होती है? बिल्कुल छोटी होती है। और जब वो पेड़ पौधे होते हैं कटीले होते हैं, झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल भूभाग के कितने परसेंट भूभाग फैला हुआ है? 61.11% भूभाग में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल जो है राजस्थान का जो कुल भूभाग है 3,239 वर्ग किलोमीटर का जो भूभाग है उसके कितने परसेंट भूभाग फैला हुआ है? 61.11% भूभाग में फैला हुआ है, जहां पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो कम है। भारत की दृष्टि से देखा जाए तो थार के मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व तो क्या है? कम है। लेकिन अगर विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा है औरों के अपेक्षा। विश्व की दृष्टि देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। और अगर भारत की दृष्टि देखा जाए तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। 61.11% भूभाग है, जनसंख्या कितनी रही है? 40%। मतलब भूभाग तो ज्यादा है, जनसंख्या परसेंट क्या है? कम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में प्राचीन सरस्वती नदी बहती थी। माना जाता है कि प्राचीन जो वेद पुराण है उसमें कहते थे कि इस क्षेत्र से जो नदी बहती थी, प्राचीन जो नदी थी वो कौन सी थी? सरस्वती नदी बहती थी। इसके अवशेष अभी पाए जाते हैं, प्रमाण पाए जाते हैं। कहा जाता हूँ और उसी के प्रवास क्षेत्र में जैसलमेर के अंदर चांदल गांव है, उस चांदल गांव में चांदल नलकूप बना हुआ है। कौन सा नलकूप बना हुआ है? चांदल नलकूप बना हुआ है। इस तरह में जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। थार का घड़ा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? थार का घड़ा भी कहा जाता है। देखो क्या बात करते हैं 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। एक तो होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ऐसा प्रदेश जो पूर्ण रूप से शुष्क हो और ऐसा प्रदेश जो पूर्ण रूप से शुष्क नहीं हो तो वो तो कहलाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। जो पूर्ण रूप से शुष्क हो क्या कहलाएगा? शुष्क प्रदेश कहलाएगा। अब बात करते हैं कि शुष्क प्रदेश कौन सा है, अर्ध शुष्क प्रदेश कौन सा, समवर्षा रेखा क्या है क्या नहीं, इधर बात करते हैं। सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किस प्रकार इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, इधर बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम ये अपना राजस्थान का सामान्य सा मैप है। ठीक है, अब
अपन बात कर रहे हैं किसकी, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश किस प्रकार से समवर्षा रेखा इसको दो भागों में बांटती है उसकी बात कर रहे हैं। देखो ये अपना अरावली पर्वतमाला है, और ये देखो यहाँ पे समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहाँ पे आगे देखते हैं तो ये यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, कितने 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आगे बात करते हैं तो ये है आगे अपने यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे है 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे झालावाड़ में तो 100 सेंटीमीटर का पाई जाती समवर्षा रेखा पाई जाती है। देखो यहाँ बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं ये तो वर्षा रेखा कि समान वर्षा वाले स्थान को दर्शाने वाली जो रेखा होती है वो रेखा क्या कहलाती है, समवर्षा रेखा कहलाती है। क्लियर। आगे देखते हैं समवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। एक तो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक हो जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कितने भागों में बांट गए, दो भागों में बांट गए। अब बात करते हैं अपन है कि मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कौन सी है, तो कौन सी है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। थार के मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये अरावली पर्वतमाला है उसकी पश्चिम दिशा का जो निर्धारण करने वाली जो रेखा है, अरावली का पश्चिम में निर्धारण करने वाली जो रेखा वो कौन सी है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आगे बात करते हैं कि बिल्कुल अरावली के मध्य से निकलने वाली जो रेखा वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और इसी रेखा को ये कहा जाता है महान जल विभाजक रेखा। इसी रेखा के कारण अरावली को भारतीय महान जल विभाजक की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। देखो ये इसको दो भागों में पड़ता है, इधर से 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा, और ऐसा कोई वो भाग नहीं है जो इसको दो भागों में बांटता हो समवर्षा रेखा को, इसलिए इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। तो ये होगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो भूभाग होगा वो तो कहलाएगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वाला जो भूभाग होगा वो क्या कहलाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाएगा। अब देखो इसको ज्यादा ये जितने भी समवर्षा रेखा से मतलब समान वर्षा का दर्शाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है, समवर्षा रेखा कहलाती है। और अपने को हर भूभाग का जो वर्षा है वो वर्षा रेखा नहीं है। अगर अपन उसको मैप में क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कि इस वाले सेक्टर में जो भी सेक्टर होगा वहाँ पे कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस वाले सेक्टर में जो भी होगा वहाँ पे 10 से लेकर कितने सेंटीमीटर होगी, 25 सेंटीमीटर, इसके मध्य रहने वाले इसके मध्य रहने वाले 25 से लेकर 40 सेंटीमीटर समवर्षा होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मध्य में रहने वाली जो भूभाग है 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 60 से लेकर के 75 वाले जो भूभाग है यहाँ पे जो भी जिले आएंगे होते वहाँ पे 60 से 75 सेंटीमीटर समवर्षा होती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी भूभाग आएंगे वहाँ पे 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर की होती है वार्षिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से हम वार्षिक वर्षा जो है उसके दौरान हम हर क्षेत्र की जो वर्षा क्षेत्र है उसका क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, इसके बाद करते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखो मरुस्थलीय प्रदेश को अपन ने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में अपन इसको क्या कर लिया, बांट लिया। देखते हैं चलो देखो ये मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के माध्यम से अपने कितने भागों में बांट लिया, दो भागों में बांट लिया। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क
मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं पहले एक एक की बात करते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा प्रदेश? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसको अपन ने दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश मतलब जहाँ पे बालू का टीले पाए जाते हैं वो हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्लियर? अब इसको भी अपन दो भाग में बांटते हैं कि ऐसे ऐसी चीज नहीं है कि जैसे कि अपन थार के मरुस्थल की बात कर लेते तो पूरा ही रेगिस्तान है, मतलब बालू का मिट्टी पाई जाती है और कुछ भी नहीं पाई जाता, नहीं पाई। उसमें अनेक और आकृतियां पाई जाती है, झीलें भी पाई जाती है, स्तूप भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पथरीला मरुस्थल भी पाया जाता है, मिश्रित मरुस्थल भी पाया जाता है और लघु मरुस्थल भी वहाँ पे पाया जाता है। तो उसकी सलाह करती ऐसी नहीं है कि एक जैसे कि बस नाम ना गया अपने माइंड के अंदर बस मरुस्थल है तो बस रेत ही रेत और कुछ भी नहीं हो, नहीं ऐसी बात नहीं। वहाँ पे अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है, सलाह पाई जाती है। बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश के उसको अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक तो जगह इर्ग, एक हो जाएगा बालू का स्तूप। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को भी अपन कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक हो जाएगा हम्मादा रेग, एक हो जाएगा लाठी सींच। देखो ये होगा इसका वर्गीकरण। ठीक है, अब एक बार इनको सुन लेते। इर्ग रेग क्या है, हम्मादा क्या है। देखो हम्मादा क्या है, जो पथरीला जो मरुस्थल होता है, पथरीला जो मरुस्थल होता है उससे किसकी संज्ञा दी गई है? हम्मादा की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? हम्मादा की संज्ञा दी गई है। पथरीला मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। जब ये हम्मादा है, जैसे कि हम्मादा क्षेत्र हो गया, इस हम्मादा क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर वायु के प्रकोप से या किसी भी प्रकार के उच्च पवन की गति से या किसी प्रकार के तापमान से जो ये हम्मादा की कुछ चट्टान होती है टूट करके और इसके आसपास वाले क्षेत्र में क्या जाती है? फैल जाती है। इसके आसपास वाले क्षेत्र में क्या जाती है? फैल जाती है। जब ये आसपास वाले क्षेत्र में फैल जाती है तो कुछ भूभाग तो रेतीला है और कुछ भूभाग उसमें किसके कण हो गए? पत्थर के कण हो गए। तो ये हो गए मिश्रित मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? मिश्रित मरुस्थल हो गए। और इसी मिश्रित मरुस्थल को कहा जाता है क्या? रेग। क्या कहा जाता है? रेग। इसके बाद में जो बालू का मिट्टी जो होती है वो जमा रहती है, किसी प्रकार के और कोई अवशेष उसमें नहीं पाए जाते हैं, उसे कहते हैं इर्ग। कौन सा? इर्ग। जिसे महान मरुस्थली कह दी जाती है, संज्ञा दी। इर्ग क्या है, रेग क्या है और हम्मादा क्या है? बालू का स्तूप प्रदेश, जहाँ पे बालू का जो स्तूप है उनका निर्माण होता है वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बालू का स्तूप कहलाते हैं। और ये अनेक प्रकार के जो बालू का स्तूप अपने यहाँ पे पाए जाते हैं। एक बार इसको उतारो, फिर बात करते हैं एक एक की। इर्ग क्या है, बालू का स्तूप क्या है, हम्मादा क्या है, रेग क्या है और वो लाठी सीरीज क्या है। ओके, करके बात करते हैं अपन इसमें आगे कि अपन बात करते हैं पहले शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, और इसके बाद इस प्रदेश में बारिश की मात्रा जो होती है 25 सेंटीमीटर से करते कम होती है, क्योंकि अपन ने उसके बारे में पहले देखा था कि समवर्षा रेखा के बारे में 25 सेंटीमीटर के जो पश्चिम में जो भी होते हैं वो कौन सा कहलाता है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। क्षेत्र कौन कौन से आते हैं इसमें? एक तो आता है जैसलमेर, एक आता है बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग। बीकानेर कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। अनूपगढ़ और फलोदी इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। बात करते हैं कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को फिर बाद में अपन ने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ऐसा प्रदेश जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हो वो तो कहलाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ऐसा प्रदेश जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हो वो क्या कहलाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। पहले बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की।
देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वायु की गति के कारण बनने वाले जो बालू का मिट्टी के जो टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। कि पश्चिमी मरुस्थल में जब पवनें चलती है तो अपने साथ में बालू का मिट्टी को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। कोई भी अवरुद्ध आ जाने के कारण वो जो बालू का मिट्टी रहती है उससे कुछ टीला बन जाता है और वह टीला ही क्या कहलाता है, बालू का स्तूप कहलाते हैं। बालू का स्तूप की गति व बालू का स्तूप की आकृति के अनुसार, उनकी गति के अनुसार, वायु की गति के अनुसार एवं उनकी जो आकृति होती है उनके अनुसार बालू का स्तूपों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक तो पवन की गति के अनुसार बनने वाले बालू का स्तूप, पवन की गति के आधार पर बनने वाले बालू का स्तूप। एक होते हैं उनकी जो आकृति होती है, उनकी जो बनावट होती है, उनके आधार पर निर्मित कौन से स्तूप, बालू का स्तूप। वैसे जितने बालू का स्तूप होंगे पवन की गति के अनुसार ही बनेंगे, लेकिन इसको 2 भागों में इसलिए बांटा, एक तो पवन की गति के अनुसार बांट दिया, एक उनकी आकृति के अनुसार क्या कर दिया, बात करते हैं पवन की गति के आधार पर निर्मित बालू का स्तूप कौन से। देखो पहले बात करते हैं बरखान बालू का स्तूप, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बालू का स्तूप है राजस्थान का और सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप की बात करते हैं, ये ऐसे क्षेत्र में बनते हैं जहाँ पवन जो होती है वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। पवन जो होती है वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है, वहां पे जो निर्मित बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, बरखान बालू का स्तूप कहलाते हैं। कौन से बालू का स्तूप कहलाते हैं, बरखान। ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप, ये जो बालू का स्तूप है ये राजस्थान में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, चूरू में पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं, लूणकरणसर में पाए जाते हैं, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, फलोदी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों को आकृति के आधार पर किस नाम से जाना जाता है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं, ये जो बालू का स्तूप होते हैं, ये बालू का स्तूप के बीच में एक झील का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, झील का निर्माण। देखो कैसे, दो बालू का स्तूपों के मध्य, ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होगा, ये एक अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होगा। इन दोनों बालू का स्तूपों के मध्य जब वर्षा का जल बढ़ जाता है तो एक अस्थायी झील का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, अस्थायी झील का निर्माण करते हैं, जिसको कृषि के लिए या फिर पशुपालन के लिए, पीने के लिए, पानी के लिए काम में लेते हैं। ठीक है। जब ये पानी खत्म हो जाता है तो यहाँ पर जो इसका पेंदा है, इस पेंदे पर बारीक बारीक मिट्टी जमा हो जाती है। इस मिट्टी को कहते हैं खड्डीन। क्या कहते हैं, खड्डीन। खड्डीन एक पारंपरिक जल संरक्षण की विधि भी है। ठीक है। तो इस झील के पेंदे में जो बारीक मिट्टी के कण वाली जो मिट्टी पाई जाती है वो क्या कहलाती है, खड्डीन कहलाती है। और इस खड्डीन पर कृषि कार्य होता है। क्या होता है, कृषि कार्य होता है। और जो कृषि कार्य करते हैं मुख्यतः वो कौन करते हैं, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। पालीवाल ब्राह्मण जो होते हैं उन ब्राह्मणों के द्वारा कृषि कार्य की जाती है। कौन सा कार्य किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। क्लियर चीज। दो बालू का स्तूपों के मध्य जब वर्षा जल बढ़ जाता है तो अस्थायी झील का निर्माण होता है। जो अस्थायी झील होती है, जब उसका पानी सूख जाता है, सूख जाने के बाद में कपड़े नुमा कुछ छोटी बारीक मिट्टी के कण के रूप में वहाँ पे मिट्टी का निर्माण होता है। वो क्या कहलाती है, खड्डीन कहलाती है। और ये खड्डीन जो होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे कृषि कार्य होता है। कृषि कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। बरखान समझ गए, बरखा का पानी बढ़ता है। बरखान बालू का स्तूप हमेशा यानी कौन सी कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे हमेशा एक ही दिशा में क्या चलती हो, पवन चलती हो, वहाँ पे बनते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप है। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, चूरू में पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं, लूणकरणसर में पाए जाते हैं, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, फलोदी में पाए जाते हैं।
इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक चीज? ठीक है। और बाकी जो बालुका स्तूप है उसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।